हमारे YouTube चैनल एसबी सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। अपन पिछले वीडियो में बात कर रहे थे अपमार्जक की। अपमार्जक के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया था, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। अब आज एक नया टॉपिक लेते हैं, सीमेंट। आज अपन सीमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमेंट क्या होती है इसके बारे में सामान्यतः अपन जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो, सीमेंट का उपयोग किसमें किया जाता है? जैसे भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में, ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। अब सीमेंट क्या होती है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, वो अपन को पढ़ना है इसके अंदर। तो देखो, सीमेंट का प्रयोग या उपयोग सबसे पहले किसने किया था उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सीमेंट का उपयोग सर्वप्रथम 1824 में जो ब्रिटेन का जो एक व्यक्ति था, जोसेफ एस्पिडन ने इसका उपयोग किया था। एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सीमेंट का सर्वप्रथम उपयोग 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने किया था, और इस सीमेंट का नाम क्या होता है? वो होता है पोर्टलैंड सीमेंट। यानी इस सीमेंट को क्या कहा जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पोर्टलैंड सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं? तो देखिए, ये ब्रिटेन के अंदर एक पोर्टलैंड टापू है, तो उस टापू पे एक प्राकृतिक चूना पत्थर पाया जाता है, उसके समान ये सीमेंट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि ब्रिटेन में पोर्टलैंड टापू पर प्राकृतिक चूना पत्थर के समान होने के कारण इसे क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटेन में पोर्टलैंड जो टापू है उसपे प्राकृतिक चूना पत्थर के समान होने के कारण इसे क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है उसका कंपोनेंट क्या होता है, या घटक क्या होता है, या संगठक क्या होता है, यानी इसका निर्माण किस किस से मिलकर होता है। तो आगे इसकी चर्चा करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के घटक या संगठक, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर, उसके बाद में इसमें क्या मिलाते हैं? मिट्टी मिलाते हैं, सिलिका SiO2। इसके बाद में एल्यूमिना का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जिसे एल्यूमिना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये इसके क्या होते हैं? संगठक होते हैं। इनकी मात्रा पूछ लेते हैं, कितने परसेंट में ये मिलाते हैं? ये 50 से 60%। सिलिका होती है 20 से 25%, एल्यूमिना होती है 5 से 10%, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है 2 से 3%, और आयरन ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 से 2%, और ये भी 1 से 2%, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका या चूना पत्थर और सिलिका का जो अनुपात है, ये कहने का मतलब कितने परसेंट में मिलाते हैं। तो 50 से 60% में मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और सिलिका मिलाते हैं 20 से 25% सीमेंट के अंदर। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिट 2015 जो एक भर्ती हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज कितना है और सिलिका का परसेंटेज कितना है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे 50 से 60% और 20 से 25%, और ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इनके अलावा इनका भी पूछ सकता है, इसलिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है। अब अपन बात करते हैं इसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी सीमेंट निर्माण में जो कच्चा माल होता है वो कौन सा होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
यानी सीमेंट बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो क्या क्या होगा, एक तो चूना पत्थर होता है, क्या होता है, चूना पत्थर, और दूसरा क्या होता है, जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम। तो चूने पत्थर का जो सूत्र पूछे तो आपको क्या लिखना है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और जिप्सम का सूत्र पूछे तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, ये तो होता है जिप्सम, और ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना पत्थर। तो कच्चे माल के रूप में पूछेगा कि क्या पूछेगा, सीमेंट के निर्माण में जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन से होंगे, तो क्या होगा, चूना पत्थर होगा और जिप्सम होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि सीमेंट का जमने पर क्या क्वेश्चन बनेगा, वो देखो। अब देखो, सामान्यतः सीमेंट के अंदर क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद में इसको अगर काम में लेंगे तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद में वो सूख जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब पानी डालेंगे तो सीमेंट क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। लेकिन उसकी कठोरता को धीमा करने के लिए क्या मिलाते हैं इसके अंदर, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो हेडिंग डालते हैं सीमेंट का जमना, सीमेंट का जमना। जल मिलाने पर सीमेंट कठोर हो जाती है, सीमेंट कठोर हो जाती है। ठीक है, ये तो अपन को सामान्यतः सभी को मालूम है कि जल मिलाने पर सीमेंट कठोर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जलयोजन, यानी उनके सीमेंट के चारों ओर जल के अणु आएंगे तो उनका क्या होगा, जलयोजन हो जाता है, जिससे सीमेंट क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। अब इस कठोरता को धीमा करने के लिए इसमें क्या मिला है जिससे सीमेंट अधिक कठोर बन जाए। तो देखो इसके अंदर, यानी कठोर या क्या लिखेंगे, सीमेंट की कठोरता को धीमा करने के लिए क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सीमेंट की कठोरता को धीमा करने के लिए, यानी धीमी प्रोसेस के लिए क्या मिलाते हैं इसके अंदर, जिप्सम। और जिप्सम नाम नहीं देगा तो क्या देगा, इसका सूत्र देगा। तो सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, क्या होता है, CaSO4 2H2O। ये किसका सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। तो सीमेंट के अंदर सामान्यतः 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी मैंने करवा दिए हैं। क्या क्या बनता है, सीमेंट को क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। इसके संगठक क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसकी परसेंटेज मात्रा पर, ठीक है, परसेंटेज मात्रा क्या क्या होती है। इसके बाद में कच्चे माल के रूप में किस तरीके से कौन कौन से पदार्थ यूज में आते हैं। इसके बाद में इसकी सीमेंट का जमने में क्या मिलाया जाता है जिससे कठोरता अधिक हो जाए, तो जिप्सम मिलाया जाता है। ये सीमेंट का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस। छोटे छोटे टॉपिक है, उनसे एक क्वेश्चन बनता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं CFC। सामने तो CFC आप जानते हैं कि क्या होता है। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसे क्या कहेंगे, फ्रियोल। क्या कहेंगे, फ्रियोल। ठीक है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, जो एल्केन होती है, एल्केन के क्लोरो और फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, CFC होती हैं या फ्रियोल होती है।
और एल्केन के अंदर भी कौन सी होंगी, एक तो एक कार्बन की एल्केन होगी और एक 2 कार्बन की एल्केन होगी। एक कार्बन की एल्केन का नाम होता है मेथेन और 2 कार्बन की एल्केन का नाम होता है एथेन। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होती है, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनों को फिरियोन कहते हैं, ठीक है। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केनों को फिरियोन कहते हैं। एल्केन में भी कितनी आएंगी, 2 कार्बन की आती है, एक कार्बन की मेथेन, 2 कार्बन की एथेन। या दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, यानी जो कार्बन होता है, कार्बन की अभिक्रिया किससे कराएं, क्लोरीन से और फ्लोरीन से, यानी कार्बन क्लोरीन व फ्लोरीन से मिलकर बनने वाले यौगिक CFC कहलाते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। यानी कार्बन की अभिक्रिया क्लोरीन फ्लोरीन से करवाएंगे तो क्या बनेगा, CFC बनेगी। इसकी साधारण सी एक निर्माण की विधि है, क्या है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये क्या है, कार्बन 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, Cl क्या है, क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ में कराएं, HF के साथ में करवाएं और किसकी उपस्थिति में कराएं, HbCl5 इसकी उपस्थिति में कराएं। एक H और एक Cl बाहर निकल जाए, इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, F जुड़ जाएगा, क्या बचेगा, CF और Cl कितने बचेंगे, 3 बचेंगे और एक Cl H के साथ बाहर निकल जाएगा। अब बताओ इसके अंदर देखो कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है। तो देखो परिभाषा देखो, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन तीनों से अगर मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है, CFC कहलाता है। ये क्या है, CFC है। यहां तक जो क्वेश्चन बनता है वो तो एक तो परिभाषा का बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनका नामकरण का, कि फिरियोन का नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो अब अपन CFC का नामकरण देखते हैं, किस तरीके से CFC का नामकरण करते हैं। CFC का नामकरण, ठीक है, X, Y, Z 3 बातें ध्यान में रखनी है, X, Y और Z। X क्या होता है, जो फिरियोन का अणु है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो अणु है उसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है। तो सीधा लिख देता हूं, कार्बन की संख्या -1, कार्बन -1। Y क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में +1 करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में क्या करना है, +1, यानी एक अधिक करना है। और Z क्या होता है, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सूत्र दिया हुआ है उसमें फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी है वो टोटल, यानी फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल में यहां पे लिखता हूं, इनके नाम लिखते हैं, जैसे CCl3F, CCl2F2, उसके अलावा है CClF3। इसके बाद में देखो 2 कार्बन की एल्केन बनाए तो क्या होगा, ये देखो C2Cl3F3। इसके बाद में देखो C2Cl2F4। इसके बाद में देखो Cl और ये F5, ठीक है। कहने का मतलब कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, इसमें 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन की संयोजकता 4-4 होती है, तो एक तो कार्बन से पूरी हो जाएगी और 3
क्लोरीन और फ्लोरीन, यानी कहने का मतलब 3 क्लोरीन 3 फ्लोरीन यानी 6, यानी इसकी टोटल संयोजकता दोनों कार्बन की कितनी है 6, यानी 6 तो क्लोरीन और फ्लोरीन के द्वारा और एक कार्बन के द्वारा कंप्लीट हो जाए। अपन को यही ध्यान में रखना है इनका आईयूपीएसी नाम, कहने का मतलब इनका नामकरण क्या होता है, इनका नामकरण क्या होता है, ये सूत्र नहीं ध्यान में रखने अपन को, क्या इनका नामकरण किस तरीके से करते हैं ये ध्यान में रखना है। अक्स क्या होता है कार्बन की संख्या -1, वाई क्या होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, जेड एफ यानी फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले इसके अंदर देखो अक्स कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, यानी इसके अंदर देखो कार्बन कितने हैं 1, ये देखो Cl है यानी क्लोरीन है कार्बन नहीं है, तो ये कार्बन है, कार्बन की संख्या में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखते हैं फ्रियोन, फिर इस तरीके से निशान फिर 0 क्या आएगा कार्बन की संख्या में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, 1 ही है तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो 0, फिर बाद में हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन नहीं होता, हमेशा क्या होता +1 होता है, यानी हमेशा क्या लिखना है 1 लिखना है। फिर बाद में फ्लोरीन परमाणु, इसमें कितने फ्लोरीन 1 है, तो इस किसका सूत्र हो गया फ्रियोन 11, फ्रियोन 11 का सूत्र क्या होगा जे वाला। इसी तरीके से नीचे का कर लो फ्रियोन कार्बन की संख्या -1 0, फिर बाद में हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन कितने हैं 2, ठीक है। इसी तरीके से फ्रियोन क्या हो जाएगा ये कार्बन की संख्या 0 1 है तो 0 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 1, फ्लोरीन की कितनी है 3। इसी तरीके से देखो इसमें कार्बन कितने हैं 2 है, 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर बाद में हाइड्रोजन 1 है, फ्लोरीन कितने हैं 3 है तो 113, इसका क्या होगा 1 1 और 4, इसका क्या होगा 1 1 5। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा इनका फ्रियोन का नामकरण हो जाएगा। कहने का मतलब तुमको सीधा क्या याद रखना है फ्रियोन के नामकरण में केवल अक्स वाई और जेड। अक्स क्या होता है कार्बन की संख्या -1, वाई क्या होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1 और जेड क्या होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या होती है। अब देख लो इसके अंदर कि कार्बन की संख्या जितनी है उसमें -1 करना और हाइड्रोजन के लिए 1 लिखना हमेशा और फ्लोरीन परमाणु की संख्या जो है वो लिखना, सबसे इजी नामकरण है, ठीक है ये हो गया। अब सीएफसी का उपयोग किसके अंदर करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, तो अपन साधारणतः देखते हैं एक तो अक्रिय विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, इसके अलावा किया जाता है जिससे अपन तो फ्रीज होता है, क्या होता है फ्रीज और रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रीज को क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। इसके अलावा एसी होती है एयर कंडीशनर, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका उपयोग अक्रिय विलायक में, क्या लिखेंगे अक्रिय विलायक में। इसके बाद में क्या लिखेंगे एसी और रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में एयर कंडीशनर एसी रेफ्रिजरेटर फ्रीज, ठीक है, यानी इसमें प्रशीतक के रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में यानी शीत संग्राहकों के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे ये अपना क्या हो गया सीएफसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन तीसरा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राकृतिक गैस, यानी प्राकृतिक गैस क्या होती है। तो प्राकृतिक गैस के अंदर अपन को 2 गैसें पढ़नी पड़ती हैं, एक तो एलपीजी होती है और एक सीएनजी होती है। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस यानी कौन सा ईंधन गैसीय ईंधन, गैसीय ईंधन। अब प्राकृतिक गैस कहां से प्राप्त होती है, जब अपन देखो कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पढ़ते हैं, कहने का मतलब कोयला और पेट्रोलियम कैसे, जैसे हजारों वर्ष पहले पेड़ पौधे दब जाने से, वनस्पति दब जाने से, जीव जंतु दब जाने से, कहने का मतलब क्या प्राप्त हुआ उनसे कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें। तो देखो प्राकृतिक गैसें अपन को यहाँ पे कितनी पढ़नी पड़ती है 2 पढ़नी पड़ती है, सीएनजी और एलपीजी। तो सामान्यतः देखो सीएनजी
और एलपीजी, दोनों की अपन क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, सीएनजी और एलपीजी। अब देखो सीएनजी क्या होती है और एलपीजी क्या होती है। सीएनजी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सबसे पहले इसका देखो फुल फॉर्म, पहला पूरा नाम कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब संपीड़ित, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और गैस का मतलब गैस, यानी क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या होगा इसका, लिक्विड का मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी क्या लिखेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यानी सबसे पहले तो इनका पूरा नाम पूछते हैं। पहला किस्म तो ये बनता है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। सीएनजी का तो क्या होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का क्या होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके बाद में पूछते हैं इनका घटक, यानी इनका घटक क्या होता है, इनमें कौन सी एल्केन मिलाई जाती है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है यानी सीएनजी है, सीएनजी का मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मेथेन। यानी ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर कंपटीशन एग्जाम में। देखो घटक क्या लिखेंगे, मेथेन, मेथेन यानी सीएनजी का घटक मेथेन। और एलपीजी का घटक क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या होंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये क्वेश्चन है वो हमेशा ही पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें जनरल साइंस के अंदर एलपीजी और सीएनजी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद में देखो कि सीएनजी का निर्माण किस तरीके से होता है, एलपीजी का निर्माण किस तरीके से होता है। तो सीएनजी का जो निर्माण होगा वो क्या होगा, उच्च ताप पर होगा। क्या होगा, उच्च ताप पर, यानी उच्च ताप पर इसको पृथक किया जाता है। उच्च ताप पर सीएनजी को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। और जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो उनका द्रवण होगा, तो क्या होगा, द्रवण कैसे होता है, दाब को क्या करना पड़ता है, उच्च करना पड़ता है। तो उच्च दाब पर एलपीजी गैस क्या होगी, प्राप्त होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उच्च ताप पर सीएनजी पृथक होती है और एलपीजी है वो उच्च दाब पर। अब देखो सीएनजी का उपयोग कहां पे होता है, एलपीजी का उपयोग कहां पे होता है। सीएनजी का उपयोग देखो आजकल देखो पेट्रोल और डीजल की जगह जो कार आती है उसके अंदर सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो सीएनजी का प्रयोग ईंधन के रूप में, यानी पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके अंदर ईंधन के रूप में किया जाता है। जो सीएनजी है, अभी गाड़ी मोटरों के अंदर सीएनजी वाली गाड़ी मोटर आजकल चलती है। तो क्यों चलती है, क्योंकि सीएनजी होती है ये क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की होने के कारण इसका प्रदूषण बहुत ही कम होता है, क्योंकि वायुमंडल में ये हवा के साथ आसानी से ऊपर चली जाती है, इसलिए इसका उपयोग सबसे अधिक करते हैं। अब सीएनजी अब जलेगी, यानी ये ईंधन जलेगा तो इससे है ना कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इसमें प्रदूषण नहीं होता। यानी जो कार्बन के रूप में जो प्रदूषित गैसें निकलती हैं वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो बहुत ही कम मात्रा में इनमें बनता है, इसलिए इनका उपयोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, सीएनजी हल्की होती है। सीएनजी क्या होती है, हल्की होती है। और एलपीजी होती है वो क्या होती है, द्रवित होने के कारण ये क्या होती है, भारी होती है। ये क्या होती है, भारी। याद रखना सीएनजी होती है वो हल्की होती है और एलपीजी भारी होती है, इसलिए सीएनजी होती है वो एलपीजी की तुलना में अधिक अच्छी होती है। क्या होती है,
अधिक अच्छी होती है, यानी सीएनजी से दुर्घटना नहीं होती और एलपीजी से अधिक दुर्घटना होती है। अब अगला करेक्टर देखते हैं इसका। देखो चार चार करेक्टर तो ये बता दिए, इसके बाद में पांचवा करेक्टर अपन देखते हैं। पांचवा करेक्टर देखो सीएनजी का, गाड़ियों में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ठीक है। इसका देखो पांचवा पॉइंट एलपीजी। एलपीजी गैस किसमें भरी जाती है? गैस देखो घर के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होती है? एलपीजी गैस होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है घरेलू गैसों में, घरेलू गैस होते हैं उसके अंदर एलपीजी गैस भरी जाती है, या जितने भी गैस होंगे, गैस सिलेंडर होंगे, उसके अंदर क्या होगी? एलपीजी गैस भरी जाती है। अब बताओ एलपीजी गैस का जब रिसाव होता है तो कैसे पता चलता है? तो देखो एलपीजी गैस जब सिलेंडर के अंदर भरते हैं तो क्या होगा? उसके साथ एक गैस, अन्य गैस का मिश्रण क्या करते थे? भर देते हैं, जिससे है ना उसका जब रिसाव होता है तो उसकी सुगंध आ जाती है। सामान्यतः अपन देखते हैं तो इसकी क्या आती है? सुगंध आती है। सुगंध वो एलपीजी की नहीं आती, उसके साथ जो गैस भरते हैं उसकी आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि एलपीजी के साथ अगर रिसाव हो जाता है एलपीजी का तो कैसे पता चलाते हैं, कैसे पता चलता है? तो इसका रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें कौन सी गैस भरते हैं? मरकेप्टेन। कौन सी भरते हैं? मरकेप्टेन, जिसे क्या बोलते हैं? थायोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोल। यानी रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें मरकेप्टेन या थायोल गैस साथ में भरी जाती है, ठीक है। एलपीजी गैस का सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग क्या? जो सिलेंडर होते हैं उसमें एलपीजी गैस भरी जाती है, और एलपीजी गैस भरी जाती है उसके साथ में इसका रिसाव रोकने के लिए या इस रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सी गैस भरते हैं? मरकेप्टेन या थायोल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सीएनजी, एलपीजी, जितने भी मैंने करेक्टर बताए सीएनजी और एलपीजी दोनों के क्या करेक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा जो पांचों छह जो करेक्टर बताए हैं मैंने, ये कोई न कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ना आप। अब अपन बात करेंगे कि सीएनजी है वो एलपीजी की तुलना में अधिक सीएनजी एलपीजी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। देखो सीएनजी है वो एलपीजी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। क्यों है? देखो सीएनजी होती है वो क्या होती है? हल्की होती है। हल्की होगी तो ये क्या होगी? वायुमंडल में हवा के साथ ऊपर उड़ जाएगी। और एलपीजी होती है वो क्या होती है? भारी होती है। तो भारी होगी तो ये क्या होगी? हवा के साथ उड़ेगी नहीं और नीचे ही रह जाएगी, जिससे क्या होगा? जब मान लो कहीं भी आग जल रही है तो आग जलने की संभावना एलपीजी में क्या रहेगी? अधिक रहेगी। कहने का मतलब दुर्घटना किससे अधिक घटेगी? एलपीजी से घटेगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि सीएनजी होती है। सीएनजी हल्की होने के कारण इसका आंसर क्या होगा? सीएनजी हल्की होने के कारण हवा में उड़ जाती है। वह एलपीजी भारी होने के कारण
भारी होने के कारण नीचे रह जाती है, नीचे रह जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है, संभावना अधिक रहती है। ठीक है, समझ में आया क्या है? देखो सीएनजी एलपीजी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्यों? देखो सीएनजी होती है वो हल्की होने के कारण, हल्की होगी तो क्या होगी, हवा के साथ उड़ जाएगी, और एलपीजी है वो भारी होने के कारण, क्या भारी होने के कारण क्या है, नीचे ही रह जाती है, जिससे क्या होगी, दुर्घटना अधिक घटेगी। इसलिए सीएनजी क्या है, अधिक श्रेष्ठ है, एलपीजी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। अब सीएनजी का उपयोग क्या होगा, सीएनजी का उपयोग किसमें करते हैं, ईंधन के रूप में किया जाता है। इनमें क्या होता है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा वो होती है वो कम होती है। तो एक क्वेश्चन और नेक्स्ट, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में अधिक करते हैं। क्यों? यानी पेट्रोल और डीजल की तुलना में अधिक क्यों करते हैं? ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि सीएनजी से, जो सीएनजी होती है, सीएनजी से यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से क्या होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी। यानी कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, इसलिए ये क्या होगी, सीएनजी है वो ईंधन के रूप में अधिक उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अपने आज के वीडियो में 3 टॉपिक बताए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे? सीमेंट, सीएफसी और सीएनजी और एलपीजी यानी प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद आज के लिए।